तो वो फिर संविधान कहाँ चला गया आपका। दोनों बातें आप प्रमाणित करती हैं आप कि आप एक वॉइस होकर के सारे जजमेंट्स पास किए हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि भारत देश उनको माफ करने वाला। हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आखिरकार सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब अलविदा कह गए, रिटायरमेंट उनका हो चुका है। अगले सीजीआई का नाम है संजीव खन्ना, लेकिन अभी चर्चा में है डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने जाते जाते देश के लोगों से माफ़ी भी मांगी। क्या होगा, कहा कि हम बेरोजगार भी हो गए, कुछ बड़ा पद मिलने वाला है क्या, कुछ बहुत बड़ी चीज़ें सामने आई हैं उनके बारे में। आज हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी के पास, जो बहुत राजदार हैं, अंदर की जानकारी देने वाले हैं आज पूरे देश को। सर बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। सबसे पहला सवाल देश जानना चाहता है सर, चूँकि आप फेयरवेल में भी थे, जब फेयरवेल हुआ विदाई समारोह, उन्होंने माफ़ी क्यों मांगी, क्या वजह थी उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 साल से भारत देश के थे और उनसे भारत देश के लोगों को बहुत उम्मीदें थी। मुझे लगा था और भारत देश के लोगों को भी लगा था कि एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी अच्छी बातें होती है कोर्ट में और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा करके दिखाएंगे। पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, उन्होंने गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट में एक भी जजमेंट नहीं पास करने की कोशिश की, सिवाय 1-2 को छोड़ करके, और 1-2 भी वो कैसे कर दिए, मुझे लगता है कि कोई पार्टी के इशारों में किए गए होंगे, जिससे यह लगे कि भारत देश की जनता को यह फीलिंग आनी चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी सुनवाई कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के फेवर में 100% पूरा मैकेनिज्म जो भारत देश का सरकार का मिनिस्ट्री है, लगभग 51 मिनिस्ट्रीज़ है, उस तरह से वह काम नहीं कर रहे हैं। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, जिसमें मैं उदाहरण तौर पे आप लोगों को कहना चाहता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का एक उन्होंने जजमेंट दिया था, एक चंडीगढ़ का चुनाव का दिया था। चंडीगढ़ के चुनाव को देते ही पूरे भारत देश के लोगों को यह उम्मीद जग गई थी कि पूरे भारत देश के लोग इसमें जो है कहीं न कहीं पर ये सारी चीज़ों को लेकर के आएंगे और सारे लोकसभा का भी चुनाव करेंगे और उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं तो उसमें फेयर होना चाहिए, फ्री फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने की पूरी प्रोसेस करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गाइडलाइंस जारी करेंगे। ईवीएम जो सबसे बड़ा देश और विदेश का इशूज़ था, इसमें वर्ल्ड की बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, लार्जेस्ट कंट्रीज़ हैं, जिसमें यूएसए वगैरह भी शामिल है, वहाँ के भी लोगों ने खुल के बोला कि यूएसए को जो हमारी ईवीएम्स मशीनें हैं उनको हैक किया जा सकता है। और यह बात जाहिर सी थी कि किसी भी डिवाइस को आदमी, कोई भी मैन मेड डिवाइसेस हैं, उनको किया जा सकता है। इसी सारे क्वेश्चनों को लेकर के सारे लोगों को उम्मीदें थी, पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया और भारत देश में पुनः 5 साल की। क्या उन्हें देश माफ़ कर देगा? मुझे तो नहीं लगता कि भारत देश उनको अब माफ़ करने वाला, क्योंकि भारत देश का 2 साल उन्होंने वो क्रूशियल टाइम को ख़राब किया है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को लेकर के किया था। आप लोगों को सबको पता है, जिसमें बहुत सारी ईवीएम से वोट्स कुछ और पड़े, डेटा कुछ और आए, वोट कुछ और निकली और फॉर्म 17C में कुछ और चीज़ें थी। ये सारी चीज़ों को लेकर के था पहला। इसका नेक्स्ट पॉइंट था, इसी के साथ में अभी हमने हरियाणा का फाइल किया इलेक्शंस को लेकर के, जिसमें ईवीएम्स जहाँ जहाँ 99% चार्ज पाई गई, 70% से ज़्यादा चार्ज पाई गई, उन सारी ईवीएम्स में आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी हार गई और भाजपा जीत गई। मैं इसी के साथ में मैंने यह भी बोला कि जो इस मशीन में, चुनाव की मशीनें जो यूज़ थी, उनमें जो बैटरीज लगी थी, वो बैटरीज किसी कंपनी की, मुझे नहीं लगता कि किसी उसमें एथराइज कंपनी की सिग्नेचर्स है। इसी के साथ में मैं नेक्स्ट पॉइंट बोलना चाहता हूँ। ये तो मुद्दे हैं, लेकिन सीजीआई एक बहुत बड़ा पद है और बहुत सारे देश के लोगों की उम्मीदें होती हैं कि आएंगे तो फैसले सुनाएंगे। बुलडोज़र पर फैसला सुनाया, मदरसे के मामले पर फैसला सुनाया, एएमयू के मामले पर फैसला सुनाया, ये भी तो अचीवमेंट है उनकी। देखिए, एएमयू और ये जो बुलडोज़र का फैसला है उसके बारे में आप लोगों से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बुलडोज़र का फैसला जो है 2022 से चल रहा है। ऑनरेबल चीफ जो जस्टिस हमारे गवई साहब हैं, उन्होंने किया था और उन्होंने खुल के बोला और सारी चीज़ों को किया। अब इन्होंने जाते जाते लेटर पिटीशन जो बहुत सालों पुरानी पड़ी थी, उसको उन्होंने उठा लिया किसी का, और वह सोच रहे थे कि हम उसके आधार पर उससे पूरे जस्टिस गवई के जितने भी जजमेंट से और बुलडोज़र्स को लेकर के उसमें हम क्रेडिट ले लेंगे। पर पूरे भारत देश को यह पता है कि जस्टिस गवई पहले ऑनरेबल पर्सन्स थे जिन्होंने इसके बारे में खुल के बोला। यदि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह सारी चीज़ें थी ही तो उनको खुल के बोल देना चाहिए था कि पूरे भारत देश में लगभग
इस समय पर 8 राज्यों में बुलडोजर की संपूर्ण कार्रवाइयाँ की गई थी। 8 से 9 राज्य थे। लगभग 17 लाख घरों को डेमोलिश किया गया, जिसमें कोई भी ट्रायल नहीं हुआ। 25 लाख रुपए देना पड़ेगा अगर बुलडोजर चलाए तो तुरंत देना पड़ेगा, आदेश आया था ना योगी सरकार को आदेश। करेक्ट, वही मैं कहना चाहता हूँ। तो पूरे भारत देश के लिए कर देते वो तो मैं मान जाता कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और पूरे भारत देश में कहना चाहते थे। ऑनरेबल जस्टिस गवाई के पहले कर देना चाहिए था। अब कोई जस्टिस उसमें कर दिया कोई निर्णय, तो आप क्रेडिट लेने के लिए पूरे भारत देश के लोगों के सामने ये सब काम करें, वो मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत देश के लिए कहीं न्यायोचित आपने किया है। ये तो हमारे हिसाब से तो ये पूरी सर आपके हिसाब से तो ऐसे लग रहा है सीजेआई साहब ने अपने कार्यकाल में कोई उपलब्धि हासिल ही नहीं की। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स में हमेशा रोड पे डेली के डेली जितनी पिटीशंस आती हैं, कुछ सिविल आती हैं, कुछ क्रिमिनल्स आती हैं, वो रोज़ करते हैं। मैं इसको थोड़ी मना कर रहा हूँ, पर ये जो पिटीशंस आती हैं जो इलेक्शन से संबंधित हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित है, बुलडोजर से संबंधित हैं, वो बिल्कुल सिलेक्टेड होती हैं। इसके बारे में आप सोचिए कि लगभग आप साल में मान सकते हैं कि 10-20 ही ऐसी बड़ी पिटीशन होंगी जो चुनाव से संबंधित होंगी, या किसी भी बड़े गवर्नमेंट्स के जो इलीगल एक्टिविटीज़ है उसके खिलाफ में होगी, जो अभी सेबी का मुद्दा चल रहा है पूरे भारत देश में उसके खिलाफ में होगी। इसी के साथ में आप देखेंगे कि अभी जो गवर्नमेंट्स के जो बड़े सारे हेट स्पीचेस हो रही हैं पूरे भारत देश में, आप देखिए कि किस तरीके से पूरे सोशल मीडियाज के माध्यम से किसी भी जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मेन मुद्दे पर सीजेआई साहब ने यह भी कहा मैं भी आप लोगों की तरह बेरोजगार हो जाऊंगा। क्या चिंता है? क्या आगे कोई बड़ा पद मिलने की लालसा है? क्या कुछ अब और काम करना चाहते हैं? सरकार के साथ काम कर मिलना चाहते हैं? क्या है भविष्य आगे? भारत देश में 142 करोड़ की आबादी है। मैं सारे देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जैसे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेरोजगार हुए हैं, आप लोग भी ऐसे बेरोजगार होना चाहते होंगे कि लगभग 2.5 लाख के आसपास उनकी सैलरी थी, लमसम बाकायदे आवास घर मिला था। पूरे भारत देश की जितनी बड़ी केसेस थे वो सेटल्ड भी करते थे। क्यों आप लोग भी नहीं चाहेंगे? आप लोगों को भी ऐसे ही चाहिए, और इसके मिलने के बाद ऐसे पदों को कह दीजिए कि हम बेरोजगार हो गए, तो मुझे लगता है कि प्रत्येक भारत देश का नागरिक जो होगा वो आपको कमेंट करके जरूर बताएगा। क्या ये हल्की बात करके सीजेआई? उनका पहले हम लोगों ने बहुत सोचा था, बड़ी उम्मीद की थी कि वो कुछ करेंगे देश के लिए, और सारे देश के लोगों को यह लग रहा था, पर वो मीठी मीठी बातें की। कल उन्होंने जितना हम लोगों ने सुना उनकी सारी बातों में, आप भी थे वहां पर सर? करेक्ट, हम तो गए थे, पर हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर एसोसिएशंस था एडवोकेट्स का, वो बाइकआउट किया था। वो क्यों बाइकआउट किया था सर, जानना चाहूँगा। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना भी चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी एडवोकेट्स वहाँ संतुष्ट था, पर हम थे नहीं क्योंकि हम एमपी में थे, तो मैसेजेस तो ईमेल बहुत सारे आए थे, पर मुझे जानकारी थी नहीं। मैं पहुंच गया था, पर सिब्बल साहब भी थे क्योंकि वो हमारे सीबीए के चेयरमैन हैं, इसलिए उनको तो रहना था। बाकी तो सीनियर्स एडवोकेट्स बहुत नहीं ही आए थे, और सुप्रीम कोर्ट के लगभग 10, 20, 50 वकील जो हो सकते हैं, और उसके अलावा तो मुझे नहीं लगा। पर इतनी भीड़ थी तो हमने देखा नहीं किसी को कौन है कौन नहीं है, यह भी एक विषय है। पर बाइकआउट करने का मुद्दा आपका अच्छा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी एडवोकेट्स को लेकर के नहीं किया, उन्होंने ऐसा कुछ भी भारत देश की जनता के लिए नहीं किया, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं भारत देश के युवाओं के लिए किया। उन्होंने कुछ इस प्रकार से नहीं करने की कोशिश की, और नहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई जजमेंट पास करने की कोशिश की। वो यदि जजमेंट, यानी सरकार ने जो ठाना वो पूरा किया, सरकार के खिलाफ नहीं गए। करेक्ट। इसका मतलब यह आप समझ सकते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट, केंद्र की जो गवर्नमेंट है, उसके एक सिस्टम में यह भी, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी थे, उन्होंने उसी तरीके से काम किया। एक सिस्टम जो भारत देश के विभिन्न मंत्रालय हैं, विभिन्न मंत्रालय के जो विभिन्न अंग में बैठे हुए अधिकारी हैं, उसके तरह इन्होंने भी। जब प्रधानमंत्री घर गए थे सीजेआई के, तब सवाल खड़े हो गए थे, तो लोगों ने कहा इसे व्यक्तिगत मत लो, ऐसे तो मुलाकात होती रहती है। लेकिन अब जो खुलासा आप कर रहे हैं वो तो बेहद हैरान कर देगा जनता को। उस दिन कंफर्म हुआ था, ध्यान रखिए आप, इस चीज़ को ध्यान रखने की आवश्यकता है। उस दिन पूरे भारत, पहले तो सारे लोग बोलते रहे, यानी सिलेक्टेड लोग बोलते रहे, तब तो ये चीज़ें सारी खुल के नहीं आई। पर जिस दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर आकर के उनसे मिल के गए, तो उस दिन से स्पष्ट हो गया कि व्यक्तिगत मुलाकात तो हर सीजीआई करता है, हर जस्टिसेस करते हैं, पर इतना खुल के सामने आना आप, और उसके साथ में बड़े सारे जजमेंटों में बोलना कि हम कोई भी जजमेंट करते हैं मंदिर का हो या फिर उसके साथ बाबरी मस्जिद का हो, तो हम वहाँ पर बिल्कुल
भगवान का वो लेकर के बैठता हूँ, तो वो फिर संविधान कहाँ चला गया आपका। दोनों बातें आप प्रमाणित करती हैं आप कि आप एक वॉइस होकर के सारे जजमेंट्स पास किए हैं, भारत देश की जनता के साथ में आपने छलावा किया है, ये पूरे भारत देश की जनता को पता चल गया है। और इसीलिए जो सीनियर एडवोकेट्स हमारे सुप्रीम कोर्ट्स के थे, बार्स के थे, वो सारे लोगों ने बायकॉट किया था। इसका स्पष्ट यही एक राष्ट्रीय प्रश्न है जो सबके दिल में दिमाग में है, क्या सीजेआई साहब राज्यसभा जाएंगे या फिर राज्यपाल बनेंगे? पूरा देश सर इस सवाल को जानना चाहता है, इसलिए मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। अभी तक की घटनाओं के आधार पर तो मुझे यह लगने लगा है कि इनका कुछ स्पेशल है और इनकी साठगांठ है, और इसके साथ में हालांकि वो डिनाई कर रहे हैं ड्यूरिंग जो उनका कार्यकाल था, पर यह तो अब आपको कल के बाद से पता चल जाएगा, 10 तारीख के बाद। भारत देश की जनता को भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, या तो यहाँ नहीं तो या तो ब्रिटिश काउंसिल के मेंबर्स वगैरह। लेकिन माफ़ी पहले मांग रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, इसलिए भी ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। माफ़ी मांगने का मतलब यह है कि 2 साल के बाद जब वो बैठे होंगे कल, तो उनको यह फील आया होगा कि मैंने देश के लिए क्या किया है। हर आदमी को फील आता है, जब आदमी कहते हैं कि जब इस दुनिया से जाने का वक्त आता है तो भी सोचता है, और जब किसी पद में बैठा होता है जिसके 60 साल के रिटायरमेंट है या 62 का या 65 का, वो भी तब भी सोचता है अपने बारे में कि मैंने जो किया वो देश के लिए कितना हितार्थ था। उसके बारे में यह सोचना बड़ा आवश्यक है, और मुझे लगता है कि कल उनको ये फीलिंग आई होगी, और उनको यह भी ज़्यादा फीलिंग आई कि जब हमने हरियाणा के इलेक्शंस को अभी जो मशीनें थी जो 100% चार्ज पाई गई, जैसे हमने उनके पास मुद्दा उठाया तो उन्होंने बोला मिस्टर काउंसिल हम आपके ऊपर जुर्माना भी लगा सकते हैं, हम चुनी हुई सरकार को नहीं गिरा सकते हैं। यानी हमारे बारे में उन्होंने जुर्माना लगाने की बात कर ली। चुनी हुई सरकार उन्होंने जिस ईवीएम के जो मशीन इलेक्शंस में चुनावी मशीन्स थी, उस मशीनों में पूरा भारत देश पूरा उसमें शक कर रहा है, पूरे देश दुनिया शक कर रही है, उसके बारे में आप कोई इंक्वायरी नहीं खड़ा कर सकते, जबकि मेरा प्रेजेंटेशन भी नहीं था। जस्ट आई मेंशन बिफोर द कोर्ट कि लॉर्डशिप्स माय प्रेजेंटेशन इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस, आप उसको डिसाइड करा दीजिए। आप वो भी नहीं करा सकते। उन्होंने बोला मोदी जी तो वहाँ ओथ में हैं और आप जो है तो वो चाह रहे हैं कि आज हम उसका रोक दें। कोई बात नहीं, मतलब उनको ओथ में जाना था कहीं। हाँ, उस समय पर ओथ चल रही थी हरियाणा की। अच्छा। और हमने 10 बजे 10:30 बजे मेंशनिंग किया और आपने कहा ओथ रुकवाइए। हम तो बोलेंगे कि गलत है, इलीगल है, हमारा तो प्रेजेंटेशन ही है वो। पर उन्होंने बोला कि मैं ऐसा करूंगा, तो मैंने बोला कि बिना आप में मेरी पिटीशन को पढ़े आपने कैसे डिसाइड कर लिया? इसका मतलब प्रिजुडिस हो कि कुछ भी इलेक्शन का आएगा, हमें कोई भी आएगा वकील, हम उसको डांटेंगे, हम उसको भगा देंगे। हमने बोल दिया सीधा, आप बिना मेरी पिटीशन पढ़े हुए कैसे बोल सकते हैं? हमने ओपन कोर्ट में बोला इस चीज़ को। सारे वहाँ पर पूरे भारत देश के वकील बैठे थे, क्योंकि बड़े जजमेंट आ रहे थे। मैंने खुल के बोला कि आप मेरी पिटीशन पढ़िए, उसके बाद आपको जो करना होगा वो करते रहना। फिर वो समझ गए, शायद मेरे भाव भी समझ गए, अपना भी भाव समझ लिए थे। उन्होंने फिर मेरी पिटीशन को मंगवाया। फिर उसके बाद 4 बजे से मेरी जो पिटीशन थी उसकी सुनवाई शुरू की। मीडिया तो आप जानते ही कैसी मीडिया किस तरीके से चलती है। मीडिया भी अपनी तरीके से खबरें चला दी। इन आधारों के आधार पर हमने उनसे फिर नेक्स्ट डे उस पर बोला कि लॉर्डशिप हमारा तो ये मेंशन ही नहीं था, आपने तो मुझे पूरे मीडिया के सामने डिफेम कर दिया। मेरा तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं था, मेरी प्रेयर में भी नहीं, मेरी पिटीशन में भी नहीं, विदाउट यू हियर मी आपने सीधा शुरू कर दिया बोलना कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे कुछ सुन तो लो। सर अब आखिरी सवाल, जो भी उनका कार्यकाल था उसका मूल्यांकन आप कैसे करना चाहेंगे? टिप्पणी कोई करना चाहेंगे? कितने 10 में से मार्क्स अगर पूछा जाए तो कितने देंगे सर? देखिए, मार्क्स की बात तो मत करिए आप, ज़्यादा बेहतर रहेगा जी। पर मुझे लगता है कि जस्टिस रमन्ना जो हमारे थे, उसके बाद 4-5 और जस्टिसेस आए भारत देश में। अभी तक के इस दशक के कार्यकाल की यदि आप मतलब लास्ट 5 ईयर्स की बात करूंगा तो उनसे बेहतर मुझे जस्टिस सीजीआई अभी तक नहीं लगा। यदि उन्होंने नोटिस किया तो वो करते थे। पेगासस का मैटर हम लोगों का था, हम लोगों ने बोला तुरंत नोटिस किया, उन्होंने इमीडिएट किया, कुछ भी था वो सब कर देते थे। पर इस तरह से मीठी मीठी बातें नहीं करते थे। आपने देखा लखीमपुर खीरी का मैटर था, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि ये कि गृह राज्य मंत्री का बेटा पूरे किसानों के कितनी बुरी तरीके से रौंदा था। उन्हें सीधा लीडर पिटीशन पर उठाया और सारा का सारा मैटर उन्होंने सीधा कन्वेक्ट कर दिया था। तो वो उनकी बात कुछ और थी। उसके बाद के जितने चीफ जस्टिसेस आए हैं, मैं तो उस पर संतुष्ट नहीं हूँ। चाहे वो मिश्रा जी हों, चाहे वो जस्टिस हमारे डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हों, चाहे चीफ जस्टिस इसके पहले यू ललित हों, कोई भी हो जी, उस तरीके का मैंने नहीं देखा। या तो फिर इसके पहले, बहुत पहले। अब तो ये सिस्टम और करंट जो रूलिंग पार्टीज़ है उसका अभिन्न अंग बन करके काम करना चाहते हैं और करते भी हैं ऐसा। खैर,
मुझे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हमारे भारत देश के नए बनने वाले हैं संजीव खन्ना जी, उनसे मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि वो स्पष्टवादी हैं और मुझे लगता है कि वो अच्छा करेंगे। ठीक है मुझे सर। इस चीज़ का भरोसा है। बिल्कुल सर, हम जब 11 तारीख को वो आएंगे, शपथ लेंगे, कार्यभार संभालेंगे, तो हम संजीव खन्ना साहब पर भी वीडियो करेंगे, बातचीत करेंगे। बड़ा भारी मुद्दा है ये, और हम लगातार मुद्दे उठाते रहेंगे। ये अंदर की बात हमने आपको बताई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर की बात। सर ने मुलाकात की, फेयरवेल में थे, विदाई समारोह में थे। क्या करेंगे सीजीआई? बड़ा सवाल ये, राज्यसभा जाएंगे या फिर राज्यपाल बनेंगे, सरकार के साथ मिलकर कोई बड़ी स्कीम में काम करेंगे? बहुत सारे सवाल हैं। बहरहाल इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। ये वीडियो कैसी लगी, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।